हेलो, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सभी। फ्री लॉ क्लासेस में एक बार आप सभी का फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूं। जुड़ जाइए अपने फ्री लॉ क्लासेस पर, जिसमें आपको आईपीसी की वीडियो लेक्चर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। सुनते रहिए हमारे वीडियो लेक्चरों को, जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी हैं। जिस प्रकार की हम पहले भी कुछ वीडियो लेक्चर बना चुके हैं, यदि आपने उनको नहीं देखा है तो उनको भी देख लें, जिससे वो आपकी समझ में बहुत ही अच्छे तरीके से आ जाएं और आईपीसी को पढ़ने के लिए आपको बहुत ही उपयोगी होंगे। आज हम अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हेडफोन लगा लेना है, पेन ले लेना है, कॉपी ले लेना है और बेयर एक्ट ले लेना है, तभी वीडियो को सुनना है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेक्शन नंबर 19, भारतीय दंड संहिता का सेक्शन नंबर 19, जिसमें बताया गया है न्यायाधीश के बारे में कि न्यायाधीश कौन होते हैं। न्यायाधीश पढ़ाने से पहले मैं आपसे दो क्वेश्चन करना चाहूँगा। पहला क्वेश्चन ये कि जेंडर किस सेक्शन में दिया गया है और पुरुष स्त्री किस सेक्शन में दिए गए हैं। इसके आप आंसर दें। यदि आपको आंसर नहीं आ रहे हैं तो मैं बता देता हूँ। जेंडर शब्द सेक्शन नंबर 8 में बताया गया है। जेंडर शब्द सेक्शन नंबर 8 में बताया गया है और पुरुष स्त्री सेक्शन नंबर 10 में बताया गया है। पुरुष स्त्री क्या होता है? तो किसी भी आयु का नर या नारी, नर या नारी। और जेंडर के लिए पुल्लिंगवाचक शब्द का प्रयोग किया गया है। पुल्लिंगवाचक, तो पुल्लिंगवाचक के अंतर्गत कौन आते हैं? कोई भी नर या नारी। और सेक्शन नंबर 10 में जो पुरुष स्त्री होते हैं वह किसी भी आयु का नर या नारी से अभिप्रेत है। अब हम पढ़ते हैं सेक्शन नंबर 29 की। जो 19 सेक्शन है वह न्यायाधीश के बारे में बताता है। तो पहले हम इसको पढ़ लेते हैं एक बार, उसके बाद मैं इसको आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। न्यायाधीश शब्द ना केवल हर ऐसे व्यक्ति का घोतक है जो पद रूप से न्यायाधीश अभिहित हो, किंतु उस हर व्यक्ति का भी घोतक है जो किसी विधि कार्रवाई में, चाहे वह सिविल हो या क्रिमिनल हो, सिविल या दंडिक, सिविल या क्रिमिनल, दीवानी या फौजदारी, इनके द्वारा दिए गए निर्णय अंतिम हो जाएं या ऐसा निर्णय अपील ना होने पर अंतिम हो जाए, या ऐसा निर्णय
जो अन्य किसी प्राधिकारी द्वारा पुष्ट किए जाने पर अंतिम हो जाए अथवा या जो विधि द्वारा सशक्त किए गए हों। अब हम पढ़ते हैं, अब इसको हम समझते हैं। तो न्यायाधीश हम अपनी साधारण भाषा में जो बोल सकते हैं वो कह सकते हैं कि न्यायाधीश उस व्यक्ति को कहते हैं जो पद के रूप में अभिहित है, जो पद के रूप में अभिहित है। और किसको बोल सकते हैं? या फिर ऐसा व्यक्ति जो सिविल या क्रिमिनल कार्रवाई सुनने के लिए सक्षम है और निर्णय देने के लिए सक्षम है और वह निर्णय जो दिया गया है वह निर्णय अंतिम हो, या फिर अपील ना होने पर जो निर्णय दिया गया है वह अंतिम हो जाए, या जो निर्णय अन्य प्राधिकारी द्वारा पुष्ट किए जाने पर अंतिम हो जाए, या विधि द्वारा न्यायाधीश के रूप में इनको सशक्त किया गया हो। ये सभी न्यायाधीश के अंतर्गत आती है। अब इसके हम कुछ दृष्टांत देखे लेते हैं कि कौन कौन न्यायाधीश के अंतर्गत आते हैं। सेक्शन नंबर जो 19 है वो बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन है। तो इसके चारों दृष्टांत हमको याद होना चाहिए। सन 1859 के अधिनियम क्रमांक 10 के अधीन किसी वाद में अधिकारिता का प्रयोग करने वाला कलेक्टर न्यायाधीश है। पहला उदाहरण, यानी 1859 अधिनियम के क्रमांक 10 के अधीन जो किसी वाद में अधिकारिता का प्रयोग कलेक्टर करता है वो एक न्यायाधीश है। दूसरा उदाहरण कहता है किसी आरोप के संबंध में जिसके लिए उसे जुर्माना या कारावास का दंड देने की शक्ति प्राप्त है, दंड देने की शक्ति प्राप्त है, चाहे वह अपील हो या ना हो, अधिकारिता का प्रयोग करने वाला मजिस्ट्रेट न्यायाधीश है। मतलब किसी निर्णय के लिए या किसी आरोप का जो विचारण कर रहा है न्यायाधीश, और उसको दंड देने और जुर्माना देने की शक्ति है, वो निर्णय दे सकता है, दंड दे सकता है, तो वो न्यायाधीश के अंतर्गत माना जाएगा। तीसरा वाला कहता है कि मद्रास संहिता के सन 1816 विनियम क्रमांक 7 के अधीन विचारण करने वाले पंचायत का सदस्य न्यायाधीश है। जो मद्रास संहिता है 1816, इसके तहत विचारण करने वाला पंचायत का सदस्य न्यायाधीश माना गया है। अब इसका चौथा वाला जो उदाहरण है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आपको बिल्कुल याद होना चाहिए रूबरू। इसको मैं समझा देता हूँ और आप कहो तो मैं पढ़ के भी बता देता हूँ। तो पहले अपन इसको पढ़ लेते हैं, फिर मैं इसको समझा देता हूँ। तो किसी आरोप के संबंध में जिसके लिए उसे केवल अन्य न्यायालय को विचारण सुपुर्द करने की शक्ति है, प्राप्त है, अधिकारिता का प्रयोग करने वाला मजिस्ट्रेट न्यायाधीश नहीं।
कुछ समझ में नहीं आया होगा, लेकिन चलिए मैं आपको बता देता हूँ इसको सरल तरीके से। इसका कहने का मतलब ये है कि एक न्यायाधीश है और उसके पास किसी अपराध का विचारण करने की शक्ति नहीं है। तो क्या शक्ति है उसके पास? है कि वो मामले को एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय को सुपुर्द कर सकता है। तो उस मजिस्ट्रेट को न्यायाधीश के अंतर्गत नहीं माना गया है। सर ऐसे उदाहरण देकर बताइएगा। जैसे कि हम 193 पढ़ते हैं, CRPC सेक्शन नंबर 193, उसमें लिखा गया है कि सत्र न्यायालय बिना सुपुर्दी के संज्ञान नहीं लेगा। तो सर सुपुर्दगी कहाँ होती है? तो जो मजिस्ट्रेट सुपुर्दगी करता है किसी आरोप को, आरोप विरचित करने से पहले या विचारण करने से पहले, तो वो सुपुर्द करता है CRPC सेक्शन नंबर 209 के तहत। किसको करता है? सेशन न्यायालय को। ठीक है। अब सर यदि उसने विचारण कर लिया और बाद में पता पड़ा कि मामला सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय है, तो फिर क्या करेगा ऐसी स्थिति में? तो ऐसी स्थिति में करेगा कि सेक्शन नंबर 1 आता है 323। ये कहता है यदि किसी मजिस्ट्रेट को विचारण करने के पश्चात यह पता चलता है कि मामला सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय है, तो 323 के तहत उस मामले को सेशन न्यायालय को सुपुर्द कर देगा। सर मान लीजिए कि सेशन न्यायालय ने मामले को ले लिया और ऐसा लगा कि मामला जो सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय नहीं है और मामला तो मजिस्ट्रेट द्वारा ही विचारणीय है, तो फिर सेशन न्यायालय क्या करेगा? तो सेशन न्यायालय के लिए भी एक सेक्शन बताया गया है, सेक्शन नंबर 228 CRPC, जिसमें सेशन न्यायालय मजिस्ट्रेट को मामले को वापस दे देता है। ठीक है, मजिस्ट्रेट को सेशन न्यायालय वापस कर देता है। तो ये महत्वपूर्ण सेक्शन CRPC की भी आप याद कर लेना। कौन कौन से सेक्शन में एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। 193, 209, 323 और 228, ये 4 सेक्शन आप याद कर लेना, CRPC के पढ़ लेना। ये प्रॉब्लम और समझ में नहीं आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो इसको मैं आपको जब CRPC पढ़ाऊँगा तब आपको विस्तृत तरीके से इनको समझा दूँगा। आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब अपन को पढ़ना है इसके बाद का जो सेक्शन आता है वो आता है अपना न्यायालय। अब न्यायालय के बारे में अपन पढ़ते हैं। ठीक है गाइस, ओके चलिए। अभी हमने सेक्शन नंबर 19 में न्यायाधीश पढ़ के फ्री हुए हैं। अब जब न्यायाधीश आएंगे तो उनके लिए न्यायालय की व्यवस्था तो करनी पड़ेगी या नहीं करनी पड़ेगी? बिल्कुल करनी पड़ेगी। तो न्यायालय बताया गया है IPC की धारा 20 में। क्या है न्यायालय, क्या होता है न्यायालय, इसके बारे में समझें। पहले पढ़ लें एक बार, फिर मैं आपको सरल भाषा में बता दूँ। न्यायालय शब्द उस न्यायाधीश का जिसे अकेले को ही
न्यायता कार्य करने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया है, या उस न्यायाधीश निकाय जिसे एक निकाय के रूप में न्यायिक कार्य करने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया हो, जबकि ऐसा न्यायाधीश या न्यायाधीश निकाय न्यायिक कार्य कर रहा है, वो न्यायालय है। अब हम इसको अपनी भाषा में समझते हैं। जो न्यायता कार्य करने वाले स्थान को न्यायालय कहते हैं, यानी जो न्यायाधीश जहाँ पर न्यायता कार्य कर रहा है उस स्थान को हम न्यायालय कहते हैं। ये हम सिंपल भाषा में इसकी परिभाषा याद कर सकते हैं। अब इसका दृष्टांत भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसका दृष्टांत भी याद होना चाहिए। दृष्टांत कैसा है कि मद्रास संहिता 1816 विनियम क्रमांक 7 के अधीन जो पंचायत होती है वो न्यायालय के अंतर्गत आती है। क्या आती है दोस्तों न्यायालय के अंतर्गत? पंचायत। कौन सा एक्ट है ये है 1816 क्रमांक नंबर 7। न्यायालय के अंतर्गत क्या आता है? पंचायत। इसको याद रखना है। अब हम चलते हैं सेक्शन नंबर 21 की ओर। सेक्शन नंबर जो हमारा 21 है वो है किसके बारे में? लोक सेवक के बारे में। देखिए दोस्तों, जो लोक सेवक है बेयर एक्ट में बहुत ही बड़ा दिया गया है। तो मैंने आपके लिए एक कोशिश की है कि आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट निकाल के लाया हूँ। पहले आप इनको समझ लीजिए, आप इनको याद कर लीजिए, फिर उसके बाद आप उनको पढ़ सकते हैं। लेकिन यदि आप पूरे पढ़ने के चक्कर में कुछ भी समझ में ना आए, इससे अच्छा है कि कुछ थोड़ा बहुत समझ लें। और जो लोक सेवक है हमारा वो सेक्शन नंबर 21 में बताया गया है। अब जो लोक सेवक के लिए जो ग्राउंड बताए गए हैं वो कितने ग्राउंड हैं? 12 ग्राउंड है। हमको याद रखना है लोक सेवक सेक्शन नंबर 21 में बताया गया है। इसके ग्राउंड इसके ग्राउंड 12 ग्राउंड हैं। तो इसके मैं कुछ ग्राउंड लिख के लाया हूँ और बाद बाकी ग्राउंड आप पढ़ लेना अपने हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको इतना तो याद होना चाहिए, जो परीक्षाओं में क्वेश्चन बनते हैं वो अक्सर यहीं से आते हैं संभवतः। तो पहले कहते हैं तीनों सेनाओं का हर आयुक्त तो ऑफिसर, चाहे वो थल सेना हो, चाहे वो जल सेना हो, चाहे वो वायु सेना हो, उसका हर आयुक्त ऑफिसर लोक सेवक माना जाता है। दूसरा, हर न्यायाधीश, जो न्यायाधीश है वो एक लोक सेवक है। आगे आता है न्यायालय का हर ऑफिसर। न्यायाधीश हो गया, न्यायाधीश के बाद आते हैं न्यायालय के ऊपर। न्यायालय का हर ऑफिसर, चाहे वो समापक हो, रिसीवर हो, कमिश्नर हो, ये सब लोक सेवक के अंतर्गत आते हैं। अब अगला पॉइंट है किसी न्यायालय या लोक सेवक की सहायता करने वाला जूरी का सदस्य। मान लो कोई न्यायालय की सहायता कर रहे हैं तो उसकी जूरी का सदस्य, असेसर, पंचायत का सदस्य, ये लोक सेवक के अंतर्गत माने गए। छठवें पॉइंट पे आता है अपना मध्यस्थ। सातवें पे है जो वैध रूप से प्राधिकृत किसी व्यक्ति को सदोष परिरोध रख सकता है, वह लोक सेवक के अंतर्गत आता है। आठवां पॉइंट है अपना जो निर्वाचन
नामावली तैयार करते हैं वे सभी लोक सेवक के अंतर्गत आते हैं। और जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो इसका जो उदाहरण दिया गया है इसको तो बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, इसको तो आपको याद होना चाहिए। अगर कोई सोते में भी पूछ ले कि इसका आंसर क्या है तो आपको बिल्कुल तरीके से बताना है कि नगर पालिका का आयुक्त लोक सेवक के अंतर्गत आता है। एक और क्वेश्चन आता है उसको मैं बता देता हूँ, इसमें मैं लेके नहीं आया हूँ। विश्वविद्यालय का एग्जामिनर किसका? यूनिवर्सिटी का। यूनिवर्सिटी का एग्जामिनर कौन? एग्जामिनर। ये ध्यान रखना लोक सेवक के अंतर्गत नहीं आता है। नगर पालिका का आयुक्त आता है और यूनिवर्सिटी का एग्जामिनर लोक सेवक के अंतर्गत नहीं आता है। अब आप मेरे को एक क्वेश्चन का जवाब देना कि हमने पढ़ा था सरकार का सेवक वो किस सेक्शन में है? सरकार का सेवक हमने पढ़ा था, अभी पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ा था। अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो उसका आंसर आप दे पाएंगे, और यदि आप नहीं दे पा रहे हैं तो कोई बात नहीं है, मैं आपको उसका भी आंसर बता देता हूँ। उसका आंसर है सेक्शन नंबर 14। इसमें बताया गया है सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट। ओके, तो आप सभी को आज का वीडियो भी बहुत ही अच्छा लगा होगा, और आपको एक बात का ध्यान रखना है, वीडियो को बीच में छोड़कर नहीं जाना है, आपको वीडियो को पूरा देखना है। आप जैसे ही वीडियो को पूरा देखते हैं और उसमें आपको यह लगता है कि वीडियो अच्छा है तो आपको उसको लाइक करना है, कमेंट्स करना है, और यदि आपने बेल आइकॉन नहीं दबा रखा है तो बेल आइकॉन दबा के रखना है, जिससे हमारे नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके यहाँ मिलता रहे। और चैनल सब्सक्राइब के लिए मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूँगा, क्योंकि आप जो भी वीडियो देख रहे हैं वो फ्री लॉ क्लासेस के एक सदस्य हैं, आप एक फैमिली के सदस्य हैं, इसलिए मैं चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बिल्कुल भी नहीं बोलूँगा। चैनल तो सब्सक्राइब आप अपने आप ही कर लेंगे जब आपको वीडियो देखने में आनंद लगेगा। तो और आपको जो वीडियो देख रहे हैं कोई वीडियो मिस हो जाती है तो फ्री लॉ क्लासेस की प्ले लिस्ट पर जाकर आपको सारी वीडियो वहाँ पर उपलब्ध मिलेगी। तो आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।